हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भी हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको समझने वाले हैं। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो बीएसए में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, यानी तथ्यों की सुसंगति के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि इसमें सेक्शन 3 से लेके 50 तक के सेक्शंस दिए गए हैं, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे बीएसए में वो बताए थे। 15 से लेके 25 तक के सेक्शंस जो है वो आपके स्वीकृति और संस्वीकृति से संबंधित है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर नहीं देखा तो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। अब उससे आगे के जो सेक्शंस हैं, जैसे ये बताते हैं उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें गवाह के रूप में हम कोर्ट में नहीं बुला सकते। तो सेक्शन 26 एंड 27 इस बारे में बात करता है। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन 28 से लेकर 32 तक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे के सेक्शंस की बात करूं इस चैप्टर के, तो इसमें दिया गया है किसी कथन का कितना भाग साबित होना चाहिए, तो सेक्शन 33 है। और कोर्ट के जजमेंट जो भी निर्णय होते हैं वो कब सुसंगत है, 34 से लेके 38 तक। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है। तो अब जैसे ये सारे टॉपिक्स हम देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो सेक्शन 26 एंड 27, पहले हम इनको समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सेक्शन नंबर 28 से लेके 32 तक के सेक्शन। और आगे की जो वीडियोस होंगी उनमें आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएससी के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है उन व्यक्तियों की स्टेटमेंट, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें हम साक्षी के तौर पर यानी गवाह के तौर पर नहीं बुला सकते हैं। यानी ऐसी स्टेटमेंट्स की बात करता है जो ऐसे लोगों के द्वारा दी गई है जिनको हम गवाह के तौर पर नहीं बुला सकते हैं। सेक्शन सबसे पहले बात करेंगे 26 की। सेक्शन 26 को अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले ये समझो कि देखो, आमतौर पर बीएसए में यानी जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस का मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बात, जिससे किसी आपने खुद नहीं अपने कानों से सुना बल्कि कहीं से होकर वो बात आई है और आपने सुन लिया किसी से। तो जो भी सुनी सुनाई बात होती है उस पर विश्वास नहीं किया जाता बीएसए में, यानी ऐसा एविडेंस बीएसए में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन नंबर 26, और ये सेक्शन हमें कहता है कि उन लोगों का एविडेंस, उन लोगों का साक्ष्य भी सुसंगत होगा, रेलेवेंट होगा, जिन्हें विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता। यानी मान लो कोई व्यक्ति मर चुका है, मिल नहीं सकता था, तो अगर एविडेंस देने के लिए ऐसा कुछ हो गया है, कोई व्यक्ति वो मर गया है, मिल नहीं सकता, या अब आपको एविडेंस देने के लिए अब इनकेपेबल हो गया है, असमर्थ हो गया है, या बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा उसको अगर बुलाया जाएगा विटनेस के तौर पर, जैसा कि मामले की सर्कमस्टांसेस में होता है, जो भी कोर्ट को अनरीजनेबल लगता है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट होंगी। ठीक, अब हम सेक्शन पढ़ते हैं और सेक्शन को पढ़ने के साथ ही देखेंगे कि सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। तो सेक्शन के हिसाब से सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन सुसंगत है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लिखित और मौखिक कथन जो हैं वो सुसंगत होंगे। कब सुसंगत होंगे? जब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति इतने विलंब या खर्च के बिना नहीं ली जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त लगता है। अब देखो, सेक्शन 26 काफ़ी सारी प्रोविजंस की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी जाती है वो कौन से सिचुएशन में रेलेवेंट होंगी, वो सिचुएशंस इसमें अलग अलग बताई गई हैं, अलग अलग क्लॉज में। जैसे सबसे पहले जो है वो है मृत्यु के कारण से संबंधित। देखो, जब बेयर एक्ट में देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि इससे एक एक पॉइंट निकाल लिया है, और मेन जो पार्ट है जिस चीज़ की ये बात कर रहा है सेक्शन, वो यहाँ पे पॉइंट वाइज बना लिया है। तो सबसे पहले अगर वो स्टेटमेंट जो दी गई है वो मृत्यु के कारण से संबंधित है, यानी ये डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में जो भी स्टेटमेंट देता है, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही हो,
ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट वो दे रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है कारोबार के अनुक्रम में, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है बिजनेस एंट्रीज की, जो सेकंड क्लॉज है आपका। तो बिजनेस की बुक्स हैं, बही खाते वगैरह हैं, ये सब रेलेवेंट होंगे अगर वो व्यक्ति यहाँ पर मर जाए, तो ये इसका सेकंड क्लॉज है। जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कोई व्यक्ति अपने डेली बिजनेस, अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज के रेगुलर बेसिस पर रखता है या उसमें कुछ एंट्रीज वगैरह करता है, तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होगा और उसकी डेथ के बाद वो एविडेंस हो सकता है। नेक्स्ट आता है करने वाले के हित के खिलाफ। ठीक, यानी ऐसी स्टेटमेंट किसके इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इंटरेस्ट के जाकर बात करता है। मतलब कोई भी ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो आपके ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, आपके ही इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो इंटरेस्ट चाहे धन से संबंधित हो यानी चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, और वो स्टेटमेंट सच्ची है और उसके कारण स्टेटमेंट देने वाले पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी दंडिक अभियोजन का केस फाइल किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर रेलिवेंट होगी। अगर वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दी है वो मर जाए या मिल ना पा रहा हो या कोर्ट में ना आ सके। ठीक, नेक्स्ट है लोक अधिकार या रूढ़ी या साधारण हित के बारे में राय देना। अब देखो कोई भी पब्लिक राइट है, कस्टम है ना, रूढ़ी वगैरह है, उसके बारे में अगर कोई भी ऐसी ओपिनियन जो विवाद शुरू होने से पहले दिया हो, तो वो एविडेंस बन सकता है। ठीक, अगर वो व्यक्ति आज जीवित नहीं है तो उसकी स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जा सकता है, लेकिन कंट्रोवर्सी होने के बाद, विवाद होने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट दे और मर जाए तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित। अब देखो ये बात कर रहा है किसी भी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में, कोई रिलेशनशिप है या नहीं, तो उसके बारे में बात करता है। रिलेशनशिप की बात हो रही है वो भी जीवित व्यक्तियों के बीच में। तो जब मान लो कोई स्टेटमेंट है वो ऐसे व्यक्तियों के बीच में, जो दो लोग हैं उनके बीच में ब्लड रिलेशन की बात हो रही हो या मैरिज वाले रिलेशन की बात हो रही हो या अडॉप्शन के बेसिस पर हो रही हो, तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है तो उसकी यहाँ पर रेलिवेंसी बताई गई है। ठीक, तो अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप के अस्तित्व के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कि भाई उनके बीच में रिलेशन है या नहीं, जिनकी ऐसे नातेदारी के बारे में उस पर्सन के पास स्टेटमेंट को जानने वाले जो विशेष साधन थे जिससे वो स्टेटमेंट किया गया था, तब वो रेलेवेंट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यानी अगर किसी को अपने फैमिली रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर कोई स्टेटमेंट देता है व्यक्ति, तो वो स्टेटमेंट अगर डिस्प्यूट शुरू होने से पहले दी गई है, तो जिन लोगों की स्पेशल नॉलेज थी, जिनको भी उनके रिलेशनशिप की, वो यहाँ पर रेलेवेंट होगी। ठीक, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन था कि क्या ए जो मर चुका है, ए जो है वो मर चुका है, वो बी का पिता था, मतलब बी का फादर था ए, तो ए के द्वारा किया गया ये स्टेटमेंट कि बी जो है वो उसका बेटा है, वो यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर अगर किसी तरीके का हमें रेलेवेंसी देखनी हो। नेक्स्ट आता है कुटुंबिक बातों से संबंधित, ये इसका नेक्स्ट क्लॉज है और ये बात करता है उन स्टेटमेंट की जो लोग मर चुके हैं उनके बीच अगर ब्लड के बेसिस पर, मैरिज के बेसिस पर या अडॉप्शन के बेसिस पर कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर रेलेवेंट होगी वही बताता है। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्लॉज की तरह ही सेम बात करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जो मर चुके हैं। ठीक, ये बात कर रहा है फैमिली डॉक्यूमेंट्स में रिलेशनशिप के जिक्र की, यानी किसी कुटुंब वंशावली में किसी भी समाधि के पत्थर पर, जिसे टॉम स्टोन बोलते हैं, या किसी फैमिली पोर्ट्रेट वगैरह पर अगर लिखा है, तो उस रिलेशनशिप को यहाँ पे एडमिसिबल माना जाएगा अगर वो डिस्प्यूट के पहले लिखा गया है, क्योंकि देखो ये चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, है ना, मरे हुए लोगों का रिश्ता दिखाने के लिए कि आपस में उनका क्या रिलेशन था। नेक्स्ट आता है सेक्शन 11A में दिए गए संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेज। अब ये बात कर रहा है सेक्शन 11A की, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो किसी डीड में, डीड मतलब वसीयत, अभिलेख वगैरह हो गया, या कोई वसीयत हो गई, या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गया जो किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और जो हमने सेक्शन 11 के क्लॉज ए में देखा था, वो भी यहाँ पर रेलेवेंट है, बस ये उसकी ही बात करता है। नेक्स्ट आता है कई व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नगत बात से संबंधित सुसंगत भावनाएं, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है जब पर्सन्स का ग्रुप है, मान लो लोगों का ग्रुप है
और वो अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, तो उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे रेलेवेंट होगी। जैसे मान लो अगर एक ग्रुप ने जॉइंटली एक साथ कोई स्टेटमेंट साइन किया जो रेलेवेंट है, तो वो एडमिसिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं और देखो हर क्लॉज अलग बात करता है ना। हालांकि इसमें पहला जो क्लॉज था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका, वो डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन को अब हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक, तो ये सारे आपको क्लॉजेस समझ में आ गए। ये सारे क्लॉजेस ही आपके सेक्शन 26 के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इलस्ट्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला यही है कि प्रश्न ये है कि क्या ए की हत्या बी के द्वारा की गई थी? क्या ए की हत्या बी के द्वारा की गई थी, या ए की मृत्यु बलात्कार में हुई किसी चोट से हुई थी? अब ये क्वेश्चन है। अब प्रश्न ये है कि क्या उससे बी के द्वारा रेप किया गया था, या क्या ए बी के द्वारा ऐसी स्थिति में मारी गई थी कि उसके द्वारा पति के खिलाफ वाद लाया जा सकता है? तो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में ए के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो रेलेवेंट फैक्ट है जो उसने मर्डर के बारे में, रेप के बारे में किए हैं। तो अगर किसी भी मृत्यु के कारण के बारे में, मतलब किस कारण से मृत्यु हुई है, तो अगर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट देता है तो वो आपका जो क्लॉज 1 हमने देखा वो इसके अंदर आ जाएगा और इसे बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है, प्रश्न ये है कि क्या किसी अमुक दिन नागपुर में था? अब अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो रखी गई एक जो सॉलिसिटर है जिसकी डेथ हो चुकी है, उस सॉलिसिटर की डायरी में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि उस दिन वो नागपुर में दिए गए स्थान पर कारोबार के बारे में बातचीत करने के उद्देश्य से ए के पास रहा। तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि इसका जो क्लॉज बी हमने देखा वो कारोबार के अनुक्रम की बात करता है। ठीक, तो दोनों ही जो आपके दृष्टांत हैं, ये तो हो गया आपका क्लॉज 1 से पहला वाला, और दूसरा वाला हो गया आपका सेकंड वाले क्लॉज से। अब कुछ और दृष्टांत देखो, मतलब जब आप बेहरक देखोगे ना तो उसमें इसी तरीके से काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, बट हमें बस ये देखना है कि कौन सा इलस्ट्रेशन किस क्लॉज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, प्रश्न ये है कि क्या कोई सड़क लोकमार्ग है या गांव के जो मृत प्रधान है, मतलब वो प्रधान जिनकी डेथ हो चुकी है, किया गया स्टेटमेंट कि वो सड़क लोकमार्ग है, ये सुसंगत तथ्य है? तो यहाँ पे ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसी पब्लिक राइट की या रूढ़ी की, और ये है आपका क्लॉज 4 से रिलेटेड, है ना। क्लॉज डी जो था ना, सॉरी, उससे रिलेटेड था जहाँ पे हमने पब्लिक राइट की बात की थी। ठीक, तो यहाँ पर ये रेलेवेंट हो गया। नेक्स्ट है कि क्या ये जो मर चुका है वो बी का पिता था? ये तो बिल्कुल सेम वही है जो अभी हमने समझा, नातेदारी वाला, है ना, नातेदारी वाला, वो भी जीवित व्यक्तियों के बीच में, है ना। तो अगर किसी का रिलेशन है ब्लड के बेसिस पर, मैरिज के बेसिस पर या अडॉप्शन के बेसिस पर, वो भी जीवित लोगों की बात हो रही है, तो आपका इस वाले क्लॉज के अंदर आ जाएगा। तो ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब मैंने आपको कहा था कि हम डाइंग डिक्लेरेशन समझेंगे। देखो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। सीधा कभी कभी क्या होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिर आपको सभी कुछ यहाँ पे मतलब लिखना होता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालिक कथन। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रोविज़न की बात करें तो ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, सेक्शन जो आपका 26 है उसका क्लॉज 1 मृत्यु के कारण के कथन के बारे में बात करता है कि मृत्यु के कारण के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट देगा तो वो रेलेवेंट होगा, वो भी क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर आपका सेक्शन 26 में। इसके अलावा किसी अनुपस्थित व्यक्ति का कथन तब साबित किया जा सकता है जब उसकी मृत्यु के कारण के बारे में था, किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, या मामले में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है। तो डाइंग डिक्लेरेशन किन मामलों में चलता है? जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई, है ना। दूसरा, ऐसी परिस्थितियों में हुई उसकी मृत्यु कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण कोर्ट के सामने था कि भाई किस कारण हुई, कॉज क्या था, रीजन क्या था। अब चाहे वो स्टेटमेंट के समय उस व्यक्ति को मृत्यु की आशंका हो या ना हो, कि वो मरने वाला है या नहीं मरने वाला है, इससे मतलब नहीं है। चाहे कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है मृत्युकालिक कथन। एक देखो ये जो आपका पूरा का पूरा है ना डाइंग डिक्लेरेशन, ये एक लैटिन सूत्र पर आधारित है। अब ये लैटिन सूत्र आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। मेमो मॉरिटरस
प्रोसेमिट्यूर मेंटरी। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मेरी कुछ गलती हो जाए, बट आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, बस आप चाहो तो इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। मतलब जिस व्यक्ति को मान लो ईश्वर ने बनाया है ना, अब कोई भी व्यक्ति जो मरता हुआ आदमी है वो झूठ नहीं बोलता, ऐसा माना जाता है। अब मरते हुए व्यक्ति जो भी बात बोलता है उसके बारे में यही माना जाता है कि भाई ये सच बोल रहा है। बेसिकली आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में भी दिखाते हैं कि मरते वक्त व्यक्ति जो भी बोलता है उसकी बात पे यकीन किया जाता है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे एक तरीके से दिखाई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है, या वो भी सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है, अगर इनके बारे में कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा व्यक्ति मर जाता है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन होगा। और मैगजीम का मतलब भी यहाँ पे यही है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर उसको यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है ना। और ये डाइंग डिक्लेरेशन देखो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ठीक है ना, और इशारों में भी हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हो सकती है, तो किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जो है एक तो किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्वैच्छिक होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सच्चा है, तो केवल इसी के आधार पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है। केस लॉ देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस लॉ आता है के रामचंद्र रेड्डी पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976। इस केस में एक घायल व्यक्ति ने थाने में एक FIR, है ना, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो जो उसने रिपोर्ट लिखवाई थी उसी को डाइंग डिक्लेरेशन यहाँ पे मान लिया गया था। नेक्स्ट है, केस का नाम है जयप्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 1998। अब ये केस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मामले में प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा था और उस विवाद में एक स्त्री को, एक महिला को, उसके जितने भी रिलेटिव्स थे उनके द्वारा बुलाया गया और उसके आने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। 4 दिन बाद ही उस महिला की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर जो शिकायत लिखवाई गई थी उसके रूप में एक स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी के द्वारा हॉस्पिटल में लिखा गया था। बाद में जो महिला ने जो स्टेटमेंट दिया था उसी को डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया गया और डाइंग डिक्लेरेशन में जो भी लोगों के नाम उसने बताए थे उनको सही माना, मतलब दोषी ठहराना कोर्ट ने सही माना और उनका कन्विक्शन कर दिया उसी स्टेटमेंट के आधार पर। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। और आपका ये जो टॉपिक है ये अलग से, मैं फिर से कहूँगी कि अलग से इस पर सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में। डाइंग डिक्लेरेशन पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। काफ़ी जो और ज़्यादा हमने क्लॉजेस पढ़े हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्लॉज नंबर ए जो है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 बात करता है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता के बाद वाली कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। यानी अगर हम इस सेक्शन को देखें तो सेक्शन भी बिल्कुल सेम ऐसी ही कुछ बातें कर रहा है। लेकिन मान लो अगर किसी गवाह ने किसी भी न्यायिक कार्यवाही में, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में शुरू में गवाही दे दी, लेकिन बाद में मान लो वो मर जाता है या मिल ना रहा हो या एविडेंस देने में वो असमर्थ हो गया है या दूसरी पार्टी ने जानबूझ के उसे रोक लिया है और वो उसे आने नहीं दे रही मान लो, या उसे लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है, तो पहले जो उसने गवाही दी थी उसी केस में या दूसरे केस में बाद में जो लेटर स्टेज है उस पर उसको यूज़ किया जा सकता है। किसी भी तथ्य की जो सत्यता होती है, यानी किसी भी फैक्ट की सच्चाई को साबित करने के लिए यहाँ पे प्रूफ उसको किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 27 इस चीज़ की बात करता है। तो सेक्शन के हिसाब से वो साक्ष्य जो किसी गवाह ने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिया है या कोर्ट के द्वारा जो ऑथराइज व्यक्ति है उसके सामने उसने दिया था और अब मान लो वो व्यक्ति आ नहीं सकता बाद में, या तो वो मर गया है या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या प्रतिपक्षी यानी दूसरी पार्टी ने उसे रोक दिया है, वो उसे आने ही नहीं दे रही है, या उसकी परिस्थितियां इतनी देरी खर्च के बिना नहीं की जा सकती कि कोर्ट जो है वो मामले की परिस्थितियों में अयुक्ति युक्त उस चीज़ को समझता है, तो उस चीज़ की यहाँ पे रेलेवेंसी बताई गई है। ठीक। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, लेकिन ऐसा तब होगा, इसकी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ऐसा तब होगा जब मान लो वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उसके हित प्रतिनिधि के बीच में थी, यानी कि सेम पार्टीज होनी चाहिए
या रिप्रेजेंटेटिव भी सेम होने चाहिए उस केस में। दूसरा, पहली कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर भी था, यानी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका राइट और उसकी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दूसरा सिचुएशन। और तीसरा, विवादक प्रश्न जो फैक्ट इन इशू है उस कार्यवाही में वही थे जो दूसरी कार्यवाही है, यानी कि जो क्वेश्चंस उठे हैं, जो इश्यूज हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों कार्यवाही में समान मुद्दा होना चाहिए। जो पहले प्रोसीडिंग्स चल रही थी जो मुद्दा उसमें था वही दूसरी में होना चाहिए, तब आप यहाँ पर उसकी जो पहले वाली चीज़ें थी वो आप सेकंड में भी यूज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सेक्शन 27 सिर्फ यही बातें करता है, ठीक, और यही बात हमें बताता है जो हमें समझना है। हालांकि सेक्शन 26 का जो कि जितने भी क्लॉजेस दिए गए हैं वो थोड़े विस्तार में दिए गए हैं, थोड़ा बड़ा सेक्शन है तो उस पर हमें फोकस करना है, बट समझना तो हमें सारे ही सेक्शंस है ना। तो जो भी कुछ कंडीशन दी गई हैं यहाँ पर, कुछ शर्तें दी गई हैं सेक्शन 27 में जो हमें सेक्शन 27 में अप्लाई करना है, और वो 3 शर्तें ये हैं जो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, जो उन स्टेटमेंट्स की बात करता है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किए जाते हैं, और ये दिए गए हैं सेक्शन 28 से लेके 32 तक। हालांकि आज की वीडियो में हम सेक्शन 33 तक के सेक्शंस जो हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 28 की, जो कहता है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ कब सुसंगत है, यानी जो भी अकाउंट बुक्स होती हैं, जो बही खाते वगैरह होते हैं, उनमें जो एंट्रीज की जाती हैं वो कब रेलेवेंट होगी। अब देखो सेक्शन 3 जो है बीएसए का वो हमें बताता है कि हम कोर्ट में किसी भी फैक्ट को यूं ही प्रूव नहीं कर सकते हैं। कब प्रूव करेंगे, जब वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा, जब वो एक सुसंगत तथ्य होगा। और किसी भी चीज़ को कोर्ट में एज अ एविडेंस के तौर पर रखने के लिए उस फैक्ट का रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पे बात आ रही है अकाउंट बुक्स की। अब देखो जो भी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे जो भी बही खाते वगैरह तैयार किए जाते हैं उनमें जो भी एंट्रीज होती हैं वो सब यहाँ पे सेक्शन 28 में रेलेवेंट होती हैं। लेकिन सेक्शन के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को उन एंट्री के बेसिस पर लायबल ठहराना है तो उसके लिए आपको और अदर एविडेंस भी देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अकाउंट बुक्स में जो एंट्रीज थी वो दिखा दी और उससे व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन के हिसाब से कारोबार के अनुक्रम में रेगुलरली जो भी अकाउंट बुक्स की एंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट होंगी, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों ना हो, और ये उनमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो अकेले ही किसी व्यक्ति को लायबल ठहराने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं मानी जाएंगी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे इसी सेक्शन का इलस्ट्रेशन भी है ये, जब आप बेयर एक्ट देखते हो तो बिल्कुल सेम यही दृष्टांत है इसमें। जैसे बी पर 1000 रुपये के लिए मुकदमा लाता है और अपनी अकाउंट बुक की एंट्री कोर्ट में दिखाता है कि भाई उससे ये पता लग जाए कि हाँ बी ने ए से पैसा लिया है। अब वो एंट्री दिखाने से ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि हाँ बी ने जो है वो ए से पैसा लिया है, बट केवल वो एंट्री दिखाने से ही बी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ए को सेक्शन के हिसाब से कुछ अदर एविडेंसेस भी देने होंगे जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि बी ने ए से पैसा लिया है। तो यही इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर आप अकाउंट्स बुक की बही खाते वगैरह की एंट्री दिखाकर किसी को लायबल ठहराना चाहते हो तो आप ठीक है उसको एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको कुछ और एविडेंस भी देने होंगे। नेक्स्ट आता है चंद्रधर गोस्वामी बनाम गुवाहाटी बैंक लिमिटेड 1967। इस मामले में इसी प्रोविजंस को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एंट्री के आधार पर ही किसी व्यक्ति पर आप लायबिलिटी नहीं डाल सकते हो। इसलिए अगर दूसरी पार्टी किसी एंट्री को स्वीकार नहीं करती है, उसको मंजूर नहीं करती है, तो एंट्री किस आधार पर की गई थी उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। केवल एंट्री के बेसिस पर ही कोई भी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, न ही किसी को दायित्व अधीन ठहराया जाएगा, भले ही वो रजिस्टर में दिखाया गया हो। तो ऐसी बात कोर्ट ने इस केस में कही। ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये भी एंट्री की ही बात करता है और ये बात क्लियर करता है कि इस आधार पर आपको अदर एविडेंस भी देना होगा। तो सेक्शन 28 ऐसी ही चीज़ों की रेलेवेंसी की बात करता है, लेकिन ये भी कहता है कि भाई भले ही अकाउंट बुक में एंट्री हो वो रेलेवेंट है इस सेक्शन में, बट सफिशिएंट नहीं होगी, आपको अदर एविडेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 29। ये बात कर रहा है कर्तव्य पालन में किए गए जो भी लोक अभिलेख होते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गए उनकी एंट्री की रेलेवेंसी के बारे में। पब्लिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एंट्रीज रेलेवेंट होंगी इस सेक्शन में जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में बनाई गई हैं। अब पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब जैसे कि बर्थ रजिस्टर हो गया,
है ना, डेथ रजिस्टर हो गया, यानी ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड जिन्हें इजीली देखा जा सके और जिन्हें पब्लिक सर्वेंट द्वारा बनाया गया है या अदर पर्सन के द्वारा बनाया गया है जिसे लॉ ने आदेश दिया हो उस चीज़ को बनाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगी, है ना। देखो सेक्शन कहता है कि जो किसी विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में स्टेटमेंट करती हैं या किसी पब्लिक ऑफिसर द्वारा अपने ड्यूटी को फॉलो करते हुए बनाई गई हो या लॉ के द्वारा जो आदेश दिया गया था जिस व्यक्ति को अपनी ड्यूटी को फॉलो करने के लिए किसी अदर पर्सन के द्वारा बनाई गई हो, तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होंगी, ठीक। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे आपने सुना होगा पटवारी होते हैं या तहसीलदार वगैरह होते हैं, उनके पास जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनमें जो भी एंट्रीज होती है वो सब रेलेवेंट होंगी। या डेट ऑफ बर्थ को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया हो तो जो भी बर्थ रजिस्टर की एंट्री होती है वो यहाँ पर रेलेवेंट होगी। तो इस तरह के जो पब्लिक रिकॉर्ड होंगे, पब्लिक रिकॉर्ड, वो यहाँ पर रेलेवेंसी उनकी बताई गई है, ठीक। केस लॉ देख लो, चित्रदेवी बनाम रामदेई 2002 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो वोटर लिस्ट होती है जो चुनाव विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए तैयार की गई है, वो इस सेक्शन में की गई एंट्रीज को साबित करने के लिए मान्य होगी, ठीक है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। और केस में जो बात कोर्ट ने कही है कि वो वोटर लिस्ट का यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सेक्शन नंबर 30, जो भी मानचित्र वगैरह होते हैं, चार्ट होते हैं, रेखांक होते हैं, उनकी सुसंगति, उनकी रेलेवेंसी की बात करता है सेक्शन नंबर 30। ये कहता है कि कोई भी मैप है, कोई भी चार्ट है, कोई भी प्लान है, उसमें की गई जो स्टेटमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर रेलेवेंट होती हैं। तो सिटीज़ में आपने देखा होगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं जहाँ पर प्लान्स बनते हैं, चार्ट बनाए जाते हैं। जैसे शहर का एक चार्ट होता है, आने वाले सालों में वहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, तो उनके द्वारा जो भी मैप्स, चार्ट, प्लान्स जो भी होते हैं उनमें जो भी स्टेटमेंट होती है वो सब रेलेवेंट होगी। जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू यानी सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य से डील करते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। या जो मैप्स, चार्ट, प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हमारी केंद्र सरकार या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में जो बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पे रेलेवेंट होते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कोई भी पब्लिक मैप है, कोई भी चार्ट है, प्लान है जो पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल है ना, देखो लोक विक्रय के लिए रखा गया है, तो वो रेलेवेंट होते हैं अगर उनमें कोई भी फैक्ट लिखा हो, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 31। क्या कह रहा है 31? कुछ अधिनियमों, अधिसूचनाओं द्वारा की दिए गए लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। तो यहाँ पे कुछ एक्ट हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उनके बारे में कुछ रेलेवेंसी की बात की गई है। तो मान लो कुछ भी सर्टेन एक्ट्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं, उनमें अगर किसी पब्लिक नेचर के फैक्ट पर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो यहाँ पे रेलेवेंट होगी। तो जब भी कोर्ट को किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व को डिसाइड करना हो और वो फैक्ट पब्लिक नेचर का हो, तो सेंट्रल जो भी एक्ट होते हैं या कोई भी स्टेट एक्ट होते हैं, जो राज्य अधिनियम होते हैं, तो जो भी चीज़ें उनमें हो या गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल गैजेट में दी गई किसी नोटिफिकेशन में हो, जिसे राजपत्र बोलते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। तो केंद्रीय अधिनियम यानी सेंट्रल एक्ट, राज्य अधिनियम मीन्स स्टेट एक्ट, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गई जो भी नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 32 एंड 33। ये दो सेक्शंस और बचते हैं। 32 बात करता है विधि की पुस्तकों में कानून के कथन की सुसंगति। अब ये कहता है कि जब भी कोर्ट को किसी भी कंट्री के लॉ के बारे में कोई राय बनानी हो तो ऐसे लॉ की कोई भी, उस लॉ की कोई भी स्टेटमेंट जो किसी बुक में है या उस कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी में प्रिंट कराई गई है, पब्लिश कराई गई हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में अगर वो है तो वो भी यहाँ पर रेलेवेंट होगी। यानी कोर्ट को डिसाइड करना है कि किस कंट्री का लॉ क्या है, तो वो उस कंट्री की बुक या रिकॉर्ड को देख सकता है, क्योंकि ऑफिशियल जितनी भी लॉ बुक्स होती हैं वो ऑथराइज लॉ रिपोर्ट्स होती हैं और ये रेलेवेंट होती है। तो कोई भी ऐसी पुस्तक जो अंतर्विष्ट है, जो देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन, यानी या तो उसे प्रिंट कराया गया हो या पब्लिश कराया गया हो, और ऐसी कंट्री के जो भी कोर्ट्स हैं उनको किसी निर्णय की कोई भी रिपोर्ट दिखानी हो और वो उस बुक में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होगी। सेक्शन 33 और आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन, इस तरह से आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे।
किसी भी कथन का कितना भाग साबित होना चाहिए ये हमें बताता है सेक्शन 33। कहता है कि जब कोई कथन, कोई स्टेटमेंट जिसका साक्ष्य दिया जाता है वह किसी पुस्तक में या बातचीत का कोई भी भाग है, तब उसका उतना ही हिस्सा, उतना ही भाग का साक्ष्य हम देंगे जितना ज़रूरी हो। यानी साधारण शब्दों में अगर कोई भी बातचीत है, डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या पेपर है या सीरीज ऑफ लेटर है किसी भी स्टेटमेंट में, तो उसमें हमें बहुत लंबी चौड़ी बातचीत का कितना हिस्सा कोर्ट में देना है एविडेंस के तौर पर, ये सेक्शन हमें बताता है। और सेक्शन के हिसाब से हमें सिर्फ उतनी ही बात कोर्ट में रखनी है जो कोर्ट को मुद्दा समझाने में बहुत ही सरल हो जाए, कोर्ट समझ जाए कि बेसिकली बात क्या है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर ए और बी के बीच में बहुत लंबी चौड़ी चैट होती है। अब देर रात तक वो आपस में चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन चैट करते करते क्या होता है कि दोनों में किसी बात को लेके विवाद हो जाता है। अब वो जो लंबी चौड़ी जो लिस्ट है पूरी, मतलब पूरी जो चैट है, उसको तो हम कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे। सेक्शन 33 हमें कहता है कि हमें सिर्फ मेन बात का, जो भी मुद्दा चल रहा है उसका सिर्फ हमें उतनी ही बात कोर्ट के सामने रखनी है जितनी कोर्ट को वो मैटर समझाने में साधारण लगे और कोर्ट को वो बात समझ में आ जाए कि बेसिकली मुद्दा क्या था, है ना। और मुद्दे को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हो, जिससे कि वो बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, सारी बात क्लियर हो जाए। तो बस हमें उतनी ही चीज़ कोर्ट में रखनी है, बाकी हमें पूरा लंबा चौड़ा किसी बातचीत का, किसी सीरीज़ का, किसी बुक वगैरह में अगर कोई चीज़ है तो हमें उसे पूरा का पूरा नहीं रखना है। तो ये थे सेक्शंस आपके 26 से लेके 33 तक के, जिसमें आपके 2 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट के जजमेंट कब रेलेवेंट होते हैं। वो एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा बीएससी की जो हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, जो पूरे मैं सेक्शंस आपको करा रही हूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन से कराना स्टार्ट किया था और अब पूरा का पूरा ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो मैं यही आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बीएससी की नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।